अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। मैं इस वक्त वाशिंगटन के एक एयरपोर्ट पे हूँ जहाँ से अगले 10-15 मिनट में मुझे फ़्लाइट लेनी है फ़्लोरिडा के लिए। लेकिन इस वक्त मैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स को देख रहा हूँ। एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है जो बज़ाहिर एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और दूसरी एक बड़ी नेगेटिव, मनफी और उदास डेवलपमेंट है जो हम मशरिक़ वस्ता से सुनते हैं। पाकिस्तान से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट वो है कि तमाम तर रेजिस्टेंस को, तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए, तोड़ते हुए, और पुलिस का हसार तोड़ते हुए, और मैं कहूँगा कि खौफ का हसार तोड़ते हुए बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के शदाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रावलपिंडी में भी दाखिल हुए। पंजाब के इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा से, M1 मोटरवे से, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको लीड कर रहे थे, और वो लियाकत बाग तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो हम सोच नहीं सकते थे कि हो सकेगा। मेरा तो ख्याल था कि जगह जगह एक रेजिस्टेंस होगी, पिच बैटल्स होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही जो बहुत ही मनफी, बड़ी उदास, बड़ी ट्रेजिक किस्म की डेवलपमेंट है, दिल हिला देने वाली डेवलपमेंट है, और जिसको जब मैंने देखा अब से कोई आधा घंटा पहले जब कंफर्म किया, मैंने देखी खबर, मैं एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था और मैंने देखा कि हिज़्बुल्लाह ने कंफर्म किया है कि उनके लीडर हसन नसरुल्लाह जो हैं वो इसराइल की एक एयर स्ट्राइक में, जिसमें एक अमरीकी साख्त का बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो इसराइल ने इस्तेमाल किया बैरूत के एक इंतहाई गुंजान इलाके के अंदर, उसमें हसन नसरुल्लाह जो हैं वो हलाक हो गए। और ये बड़ी एक, मैं दम खुद हो गया जब मैंने देखा। ये नहीं कि मुझे कभी भी, हमेशा मुझे एहसास था कि इसराइल जब चाहेगा हसन नसरुल्लाह को या किसी भी लीडर को टारगेट कर सकता है, और लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि इसराइल ऐसा करेगा या नेतन्याहू की हुकूमत ऐसा करेगी। उसकी वजह यह है कि हसन नसरुल्लाह जो है उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ था पीस का इसराइल के साथ। वो बुनियादी तौर पे उनका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था हिज़्बुल्लाह के ऊपर, पूरी रीजन पे, और वो एक तरह से इस पीस की सलूशन में इसराइल के पार्टनर थे। और हिज़्बुल्लाह ने जो कुछ भी किया उसकी बहुत हद तक ऑप्टिक्स वैल्यू थी। ये सही है कि इसराइल के सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, बॉर्डर टाउन से उनको अंदरूने इसराइल की तरफ जाना पड़ा जहाँ इसराइल की हुकूमत ने उनको होटलों में ठहराया हुआ था। लेकिन इसमें इसराइल का जानी नुकसान बहुत कम हुआ। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में अभी जो लेटेस्ट हमले शुरू हैं 3-4 दिन, इससे पहले लेटेस्ट हमलों में तो 1000 के करीब लोग जो हैं मारे गए, कई हज़ार लोग ज़ख्मी हुए। फिर पेजर अटैक्स जो हैं जो इसराइल ने किए वो भी आपके सामने हैं, फिर वॉकी टॉकी अटैक्स किए। लेकिन इन तमाम अटैक्स का सिलसिला शुरू होने से पहले भी इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी लेबनान पे गुज़श्ता चंद हफ्तों में, उसके नतीजे में सैकड़ों लोग जो हैं वो लेबनान में हलाक हो चुके हुए थे। तो इसराइल यहाँ पर इसका एक नेगोशिएटेड सोल्यूशन निकाल सकता था जो नेतन्याहू ने नहीं निकाला, और इसके ऊपर मैं ज़ाहिर है कि एक बहुत ही डिटेल वीलॉग करूँगा तमाम तफसीलात के साथ। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक़ एक ख़ास मखसूस तबके के साथ है, सहूनियों के साथ है। लेकिन सहूनियों के अंदर भी नेतन्याहू ने एक बहुत रेडिकल ग्रुप जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जो नहीं चाहता कि मशरिक़ वस्ता में किसी भी किस्म का अमन हो। दूसरा ये है कि अमेरिका के इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले इस तमाम जंग के नतीजे में ये डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने की भी नेतन्याहू कोशिश कर रहा है। उसको ये लगता है कि अगर कामला हारिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर बन जाएगा तो फिर नेतन्याहू को एक अपना सपोर्टर और फ्रेंड जो है वो वाइट हाउस में मिलेगा, जो उसके लार्जर डिज़ाइंस में उसकी मदद भी करेगा, और ख़ुद इसराइली सिस्टम के अंदर उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसे रोकने में डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट, उसकी टीम की सपोर्ट जो है वो बहुत कलीदी होगी। मुश्किल और गंभीर इशूज़ हैं, इसके ऊपर मैं फिर डिटेल से डेफिनेटली अगले वीलॉग के अंदर बात करूँगा। इस वक्त चूँकि ये इंतहाई दुखी वाक़या हुआ है और मैं समझता हूँ ये बहुत गलत किया, इससे बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया है। हिज़्बुल्लाह जिस किस्म की तंजीम है वो बहुत जल्दी अगले आप समझें कि 48 घंटों के अंदर अपना एक नया लीडर जो है वो चुन लेंगे, बल्कि लीडर उनके जहन में पहले ही होगा, एक सीक्वेंस बनी हुई होगी उस तरह से, और उसके बाद एक बड़ी बिफरी हुई हिज़्बुल्लाह होगी जो बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात जो है वो कर सकती है। तो नेतन्याहू ने कुछ अचीव नहीं किया, वो वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी टारगेट को अपने हिसाब से एलिमिनेट कर दिया। अब मैं आता हूँ वापस रावलपिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, जहाँ जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि कोई भी एक्सपेक्ट ना करता था, अगर हम मनतकी रैशनली तौर पर अंदाज़ा लगाते थे कि तहरीक इंसाफ के बहुत से जो लोग हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ रास्तों से, रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों से पुलिस को एंगेज करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीलॉग्स में कहा था, पुलिस के साथ मुठभीड़ होगी, झगड़े होंगे, मार पिटाई होगी, आंसू गैस वगैरह चलेगी। लेकिन इतना अज़म, इतनी बहादुरी, इतनी जुर्रत, इतनी सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन और इतनी तमाम खौफ की फ़ज़ा के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का रावलपिंडी के अंदर से निकलना और रावलपिंडी के बाहर से रावलपिंडी के अंदर दाखिल होना,
और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से सारी रुकावटें और कंटेनर्स हटाते हुए लोग जो हैं वो लियाकत बाग तक पहुँचे, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मौजज़ा भी है। और ये शरीफ हुकूमत और शरीफ सरदारी ख़ानदान तो खैर बिल्कुल बेमानी है इस पूरी सिचुएशन में। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए और जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है उनके लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर सोचना जो है वो ज़रूरी है कि आपने खौफ का एक हसार बना के रखा, आपने एक खौफ की फ़ज़ा कायम की भी है, लेकिन लोगों ने उस खौफ की फ़ज़ा को तोड़ के दिखाया है। ये मोमेंट है कि आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करें और इस पॉलिटिकल फोर्स को, जो एक खालिस्तान पाकिस्तानी फेडरेटिंग पॉलिटिकल फोर्स है जो पाकिस्तान की यूनिटी के लिए खड़ी है, इस फेडरेटिंग फोर्स को GHQ को एंगेज करना चाहिए। देखिए कुछ में क्विक डिटेल्स जो अब तक मैंने देखी हैं, चूँकि मेरी फ़्लाइट भी अभी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मरी रोड जिसको दर्जनों जगहों पे, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि रावलपिंडी को 25 मुकामात पे काट दिया गया था, ऑब्स्टिकल्स रखी गई थी, कंटेनर रखे गए थे, लोडेड ट्रक रखे गए थे, डंपस्टर रखे गए थे, एडिशनल पुलिस जो है 4000 उसको बुला लिया गया था, हर जो पोस्ट थी उसको एक DSP और 2 SHOs उसको मैन कर रहे थे, रात भर इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। हर शहर से इन्होंने पंजाब के दर्जनों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को, वर्कर्स को, जो जो इनको लगता था कि एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी रखता है, उसे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। घरों पे इन्होंने रेड किया, आप कह सकते हैं कि सैकड़ों लोगों को इन्होंने हॉलअप कर लिया। और सुबह ही इन्होंने सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं उनको भी इन्होंने गिरफ्तार किया, सीमा ताहिर को भी गिरफ्तार किया। तो इन्होंने मतलब जितना कुछ इन्होंने किया हुआ था। और इस्लामाबाद में 9 मुकामात पे, रावलपिंडी में 25 मुकामात पे इन्होंने रास्ते जो हैं रोक रखे थे। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस जिस तरह से मरी रोड पे, कमेटी चौक पे, रियाल्टो चौक के ऊपर, लियाकत बाग के आगे लोग पहुँचे, उन्होंने पुलिस को एंगेज किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ज़राए इब्लाग के ऊपर कंट्रोल है, जो आपके फॉर्मल पब्लिकेशंस हैं वो इसको और तरह से दिखाएंगे और इसका एक सही एनालिसिस जो है वो लोगों तक और आप तक आने नहीं देंगे। लेकिन मेरा एक हम्बल एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान के GHQ को इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही कूल तरीके से एनालाइज़ करना चाहिए। आज तो अली अमीन गंडापुर और ये सब लोग जो है वापस जा रहे हैं, वापस चले जाएंगे, और मकसद भी यही था, उनका मकसद को यहाँ पे आके कोई फतह करना नहीं था रावलपिंडी को, वो एक अपना पॉइंट रजिस्टर करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना इम्पैक्ट दिखाना था। और उनका आधा से ज़्यादा इम्पैक्ट तो उसी वक्त पूरा हो गया जब मरियम की हुकूमत ने पूरे पंजाब को, नॉर्थ पंजाब को बंद कर दिया, अटक को बंद कर दिया, रावलपिंडी को बंद कर दिया, जो चकवाल को बंद कर दिया, झेलम को बंद कर दिया, दफ़ा 144 लगा दी, कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तो आधा इम्पैक्ट तो वहीं से हो गया था। अब पूरा जो इम्पैक्ट है 100 का 100 वो यहाँ पे पूरा हो गया है कि जिस बहादुरी से ये डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं वो लियाकत बाग तक पहुँचने में कामयाब हुए, और जगह जगह उन्होंने मुतअद्दिद मकामात में, जैसे कि हम कहते भी थे कि इनको करना चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि शायद 25-30 मुकामात पे और या इससे भी ज़्यादा मुकामात पे उन्होंने पुलिस को एंगेज किया। तो अभी तक इतना ही है। लेट मी कैच माई फ्लाइट और फिर मैं इस पर बैठ के तफसील से एक और डिस्कशन करता हूँ, फिर आपसे बहुत जल्दी चंद घंटों में मुलाकात होती है। और मैंने आपको जो पहले दिखाया था, फ्लायर दिखाया था रोज़न कॉलेज का, ऑरलैंडो का, उसकी फिर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसको आप इसे कहते हैं, जो लोग हैं ऑरलैंडो के अंदर, टेम्पा और इस इलाके के दरमियान में हैं, 29 सितंबर को यहाँ पहुँचें। जब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी, ऑफ कोर्स हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डाइसेक्ट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। मेरा मतलब कहने का इसमें कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल रेटरिक नहीं होगा। ये एक एकेडमिक एंड जर्नलिस्टिक पैनल है जहाँ हम सब्सटेंटिव तरीके से चीज़ों को देखेंगे। तो आपसे वहाँ पे भी मुलाकात होगी और अगले चंद घंटों में दोबारा आपसे वीलॉग की सूरत में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।